हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेयरी के बारे में पढ़ेंगे, डेयरी के बारे में जानेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि डेयरी फार्मिंग क्या है और किस तरीके से की जाती है, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है? तो डेयरी फार्मिंग एक प्रकार की कृषि है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग एक प्रकार की कृषि का ही व्यवसाय है। अगर डेयरी को हम लेते हैं या पशुपालन जो होता है उसको करते हैं तो वो कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो डेयरी फार्मिंग एक प्रकार का कृषि व्यवसाय है जिसमें घरेलू पशुओं, ठीक है, जो घरेलू पशु होते हैं जिनसे हम दूध प्राप्त कर सकते हैं और भी उन पशुओं द्वारा कृषि योग्य कार्य भी कर सकते हैं। तो घरेलू पशु जो है वो उन जो दूध जिनसे दूध का उत्पादन होता है वो शामिल है, और वे पौधे जो दूध के प्रसंस्करण और अन्य दूध उत्पादों का उत्पादन करने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में समझिएगा कि जो घरेलू पशु होते हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है वो शामिल है, और वे पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जिनके दूध का प्रसंस्करण करके उससे दूध से बने अन्य उत्पादों को उपयोग में किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। तो जिन्हें डेयरी या फिर डेयरी प्लांट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? देखिए, जो दुधारू या घरेलू पशु होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, जिनसे दूध उत्पाद प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका प्रसंस्करण करने के बाद उसमें उनसे क्या है कि उनके पौधों से दूध प्राप्त होता है और उसका उपयोग किया जाता है उत्पाद बनाने में। तो यह सब डेयरी के अंतर्गत आता है। उन्हें डेयरी या फिर डेयरी प्लांट भी कहते हैं। डेयरी फार्मों में दूध उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को डेयरी पशु कहा जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आखिर डेयरी पशु किसे कहा जाता है, तो डेयरी पशु वे पशु होते हैं जो क्या होता है कि जो दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्मों पर दूध उत्पादन के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं, उसे डेयरी पशु कहते हैं। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में आमतौर पर जो दुग्ध उत्पादन होता है वो गाय और भैंस पर आधारित है, ठीक है। किस पे? गाय और भैंसों का उपयोग किया जाता है दूध उत्पादन के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, तो भारत एकमात्र ऐसा इकलौता देश है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया जाता है। अगर वहीं बात करें भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किया जाता है, तो वह यूपी, उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं। आगे देखें तो भारत का जो दुग्ध उत्पादन है वो 4.5% से बढ़कर इस टाइम पे 230.58 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। 2024 का जो डाटा है डेयरी फार्म का, कि भारत में दुग्ध उत्पादन का जो रेशियो है कितना है, तो पहले तो 4% था, अब वो बढ़ के लगभग जो है 230 मिलियन टन के आसपास दुग्ध उत्पादन भारत में हो रहा है। आगे बात करें डेयरी फार्मिंग के लाभ। आखिर हम डेयरी फार्मिंग क्यों करें या क्या लाभ हैं इसके? क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में किसान है या फिर जो भी डेयरी फार्मिंग के लिए इच्छुक होता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा एक सवाल यह आता है कि डेयरी फार्मिंग हम क्यों करें, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि जो भी इंसान जो है, व्यक्ति कोई भी बिजनेस या व्यवसाय करता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले उसके लाभ के बारे में सोचता है कि हमें इससे क्या लाभ प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि डेयरी उद्योग लगाने से या डेयरी व्यवसाय को शुरू करने से हमें किस प्रकार के और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो डेयरी फार्मिंग होता है, डेयरी उद्योग होता है, ये वर्षा पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि हम अगर बात करें कृषि कार्य की, जैसे खेती की बात करें, तो खेती में हमें वर्षा का इंतज़ार करना पड़ता है अपने फसलों के लिए। तो जो डेयरी फार्मिंग है इसमें वर्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, या फिर यह वर्षा पर निर्भर नहीं होती है। इसलिए उन दिनों में भी इससे उत्पादन संभव है जब मौसम अत्यधिक शुष्क और गर्म हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में क्या होता है, मौसम किसी भी प्रकार का हो, तो हर परिस्थिति में डेयरी फार्मिंग से हम दूध उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि जो दूध होता है ये पशुओं से प्राप्त होता है, और जो पशु होते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अगर वहीं बात करें फसल की, तो फसल जो है, फसल के लिए पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट या जलवायु जो होती है वहाँ की, जिस क्षेत्र में जो भी फसल उगाई जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है फसल की बुआई की जाती है। और उसमें क्या है, वर्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि अगर हम फसल को बो रहे हैं तो उस समय
कौन सी फसल लगाने पे बारिश का सीज़न है या फिर बारिश का सीज़न नहीं है, तो दोनों में किस फसल का चुनाव करना चाहिए, इन सब चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो डेयरी फार्मिंग के फ़ायदे के बारे में या लाभ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बाज़ार में दूध बिक्री की दर भी कभी कम नहीं हुई है। क्या होता है कि जो दुग्ध बिक्री हो रही है इस समय बाज़ारों में, वो निरंतरता बनी रहती है, यहाँ तक कि दुग्ध उत्पादन अधिक होने के बावजूद उपभोग भी बढ़ता जा रहा है जो है। और जब इसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो यह देखा गया है कि लागत वही रहती है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग में अगर मांग बढ़ भी जाती है तो जो कृषक है या फिर जो डेयरी फार्म जिसके पास डेयरी उद्योग जिसने लगाया हुआ है, तो उसको वही रेट पे जो है जैसे कि दूध प्राप्त होता है, वो उसको उसी रेट पे दूध प्राप्त हो। लेकिन बिक्री के लिए जब बाज़ार में डिमांड बढ़ जाती है तो बाज़ार में क्या होता है, थोड़ा मूल्य उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ से इसका उत्पादन होता है, आपूर्ति बढ़ने के बावजूद वो सेम रेट पे ही लगभग मिल जाता है। दूध की मांग लगातार बढ़ती रहती है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग डेयरी उत्पादों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जो डेयरी के उत्पाद होते हैं। अन्य उद्योगों के उत्पादों की तुलना में दूध का विपणन असाधारण रूप से क्या है, समान है। किसी भी डेयरी उत्पादन के लिए विशेष दुकानों की आवश्यकता नहीं होती है और विपणन लागत भी कम होती है। अगर हम जो है डेयरी से बने डेयरी के जो उत्पाद हैं उनके लिए अगर हम उसको मार्केट में हमें बेचना है तो उसके लिए बहुत अधिक लागत या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो है लागत धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो कम धन में भी उसका जो है बिजनेस शुरू किया जा सकता है डेयरी उत्पाद का। डेयरी उत्पाद एकमात्र ऐसा उद्योग है उत्पादन जिसमें हर महीने आय सुनिश्चित होती है। क्या होता है डेयरी उत्पादन, यहाँ पे कह रहा है कि डेयरी उत्पादन एक ऐसा उत्पाद है जिसमें लगभग निरंतर हर महीने क्या होता है, हमें आय की प्राप्ति होती रहती है। आगे बात करते हैं डेयरी विकास कि डेयरी की विकास और डेयरी की कहानी थोड़ा समझते हैं हम कि डेयरी का विकास कैसे हुआ। तो भारत में 1998 में दुनिया के दूध उत्पादक देशों में पहले स्थान पर था। कब? सन 1998 में भारत जो है दुनिया भर के सारे देशों में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे था और दुनिया में सबसे बड़ी गोजातीय आबादी भी यहीं पर है। 1950-51 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान भारत में जो दुग्ध उत्पादन वो 17 मिलियन से बढ़ के 176.4 मिलियन टन हो गया। ठीक है, देखिए भारत में पहले जो दुग्ध उत्पादन था उसकी अपेक्षा जो है अब उसकी अपेक्षा दूध उत्पादन, पहले जो दुग्ध उत्पादन का डाटा आया था वो लगभग 17 मिलियन के आसपास था। लेकिन अब करेंट जो स्थिति है इस टाइम जो है दुग्ध उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जो कि 6.5% की वृद्धि को दर्शाता है। FAO ने विश्व दूध उत्पादन में 1.6 की वृद्धि दर्ज की, जो कि 2016 में 800.2 मिलियन टन से बढ़ के और 2017 में 81 जो है 811.9 मिलियन टन हो गया। और उसके बाद देश में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो 1950 और 51 के दौरान 130 ग्राम प्रतिदिन थी, लेकिन 2017-18 में ये 374 ग्राम प्रतिदिन हो गया पर व्यक्ति। 2017 में विश्व में अनुमानित औसत खपत जो है 294 ग्राम प्रतिदिन थी। यह हमारी विकासशील आबादी के लिए दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं उनकी उपलब्धता को जो है निरंतर वृद्धि उसमें दर्शाता है। इस समय जो है डेयरी उत्पाद से जो डेयरी उत्पाद हैं उनकी डिमांड जो है बाज़ार में बढ़ती जा रही। आगे बात करते हैं हम अगर डेयरी व्यवसाय के बारे में क्या शुरू कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि डेयरी उत्पाद है या फिर हमें डेयरी उद्योग लगाना है तो इस व्यवसाय को हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह क्या होता है, यह जरूरी है कि आप जिस बाजार में काम करना चाह रहे हैं पहले, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है कोई भी बिजनेस उद्योग लगाना चाहता है तो सबसे पहले वो उस क्षेत्र की मार्केट को समझता है कि यहाँ पे जो हम अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो डिमांड कितनी होगी, उन सब चीज़ों का एक एनालाइज करता है, उसको समझता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, फिर जो है अपने व्यापार की तरफ अगला कदम बढ़ाता है। तो यहाँ पे स्थलाकृति, आजीविका और घरेलू प्रकार यह विश्लेषण किया जा सके कि किस प्रकार का दूध सबसे अच्छा बिकेगा
और कोई व्यक्ति गोजाती डेयरी फार्म या भैंस डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है या नहीं, यह वसा की खपत है और बाजार की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ भैंस के दूध में वसा अधिक होती है जबकि गाय के दूध में वसा कम होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है कुछ बातों का विशेष ध्यान रख के जो डेयरी अगर उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेयरी फार्म को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिनके बारे में विशेष ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि डेयरी उत्पाद जो है, हम कोई भी अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष जो पॉइंट होते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले पौष्टिक चारा की बात करें, क्योंकि डेयरी उत्पाद में हमें जो है पशुओं को रखना होगा, गाय भैंस जो है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है गायों के लिए क्या करना होगा, पौष्टिक चारे का इंतज़ाम करना होगा जिस क्षेत्र में हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तो गाय या मवेशियों के लिए पौष्टिक भोजन जानना बहुत ज़रूरी है और अपने मवेशियों को स्वच्छ जल की उपलब्धता कराना भी अविश्वसनीय महत्व रखता है। किसी भी जानवर को स्वच्छ पेयजल की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि जो दूध देने वाले दुधारू पशु होते हैं उनको होती है। 1 लीटर ताज़ा दूध का उत्पादन करने के लिए जो पशु हैं, दुधारू पशु हैं, हमारे मवेशी हैं, उनको ताज़ा और स्वच्छ लगभग 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, तब जाके 1 लीटर 1 लीटर जो है दूध तैयार होता है। वहीं आगे हम बात करें तो गाय या मवेशियों के लिए पौष्टिक चारा भोजन जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो है दुग्ध उत्पादन के लिए जो है गाय या भैंस के लिए जो दुग्ध उत्पादन या जहाँ डेयरी फार्म कर रहे हैं वहाँ पे पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 1 लीटर दूध का उत्पादन होता है पशुओं द्वारा, वो लगभग 5 लीटर पानी की उनको आवश्यकता होती है। भोजन की बात करें तो मवेशियों को हमेशा भरपूर हरा चारा और पौष्टिक चारा खिलाना चाहिए। आमतौर पर लोग रक्षाबंधन से बैसाखी के बीच क्या करते हैं, चारा खरीदने पर विचार करते हैं, क्योंकि उन महीनों में क्या होता है, जलवायु हरी घास के विकास के लिए अनुकूल होती है और इस प्रकार पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध होता है। हरा चारा अधिक दूध उत्पादन में मदद करता है और मालिक के पोषण होने पर जो पशुओं के पोषण पे जो खर्च होता है वो भी बचता है, जैसे कि टिमोथी, क्लोवर और हार्स फीड मवेशियों को दिए जाने वाले हरे चारे जो सबसे बेहतरीन प्रकार के चारे हैं, जिनमें जो है पौष्टिकता भी पौष्टिक पाया जाता है, जो पशुओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब आगे बात करें तो नस्ल की गुणवत्ता की, कि जो पशु का चुनाव कर रहे हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उसमें क्या है, किस प्रकार का उनकी नस्लों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप इसे अपने जहन में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम मवेशी अपने डेयरी फार्म के लिए जब गाय या भैंस को खरीदते हैं तो उनके दूध की जांच करनी चाहिए, साथ साथ उनकी नस्ल को भी नस्लों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्म पे हमें ऐसे पशुओं का चुनाव करना चाहिए जो क्या कहते हैं, अधिक दुग्ध जिनसे उत्पादन प्राप्त हो सके, जो अधिक मात्रा में दूध दे सके। दुग्ध उत्पादन कम से कम 12 लीटर होना चाहिए और डेयरी पशुओं के लिए यह कम से कम 16 से 17 लीटर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें रोग मुक्त डेयरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले, ठीक है, डेयरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जहाँ पे हम डेयरी फार्म लगा रहे हैं वहाँ आसपास पशु चिकित्सक जो हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए और उनकी उपलब्धता आसानी से हो सके, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। मवेशियों को पशु चिकित्सा द्वारा समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, उन्हें फिट रखना चाहिए और जो है यदि डेयरी फार्म में 100 से अधिक गाय या भैंसें हैं तो फार्म पर ही पशु चिकित्सक को नियुक्त करने का सलाह दी जा सकती है, क्योंकि जब इतने अधिक मात्रा में पशु हैं तो फिर ऐसी अवस्था आती है कि पशुओं को जो है देख रेख के लिए हमेशा एक पशु चिकित्सक की भी आवश्यकता हो सकती है या पड़ सकती है, इसलिए इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर घर, हम जहाँ पे डेयरी फार्म लगा रहे हैं या फिर डेयरी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने मवेशियों को पालेंगे, रखेंगे उनको, वहाँ पे क्या है कि एक तरह से जहाँ पे हम उनको रखेंगे वहाँ का जो आसपास का एरिया, वो घर जहाँ पे पशुओं को रखेंगे तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गोवंश और मवेशियों को खुश रखने के लिए और अधिक कुशलता से पालन पोषण के लिए यह एक बुनियादी शर्त है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वह घर जहाँ पे पशुओं को हम पालते हैं हवादार होना चाहिए, फर्श पर फिसलन नहीं होनी चाहिए,
शेड सड़क के किनारे कम से कम 900 वर्ग मीटर की दूरी पर होनी चाहिए और इसके निचले इलाके में या जो है निचले इलाके में नहीं होना चाहिए। निचले इलाके में नहीं होने का मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ पे अगर बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए तो पानी लग जाए, तो उन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए डेयरी फार्म का चुनाव करते समय। और आसपास का जो है आमतौर पर जो प्रति पशु क्या कहते हैं, हमें जो जगह की आवश्यकता होती है एक पशु के लिए कम से कम 40 से 80 वर्ग मीटर, ठीक है, कितना, एक पशु के लिए 40 से 80 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। तो हमें जो है डेयरी फार्म को स्थापित करने के लिए तमाम बिंदु हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ उस क्षेत्र के मार्केट पे, बाज़ार पे ध्यान देना चाहिए कि डेयरी से बने किस उत्पाद की ज़्यादा डिमांड है और किसकी कम है। और साथ ही साथ जो हम पशु का चुनाव कर रहे हैं, पशु की नस्लों का चुनाव कर रहे हैं, उस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।